What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लर्न फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है लाइफ में? अगर आप लोग लाइफ में कोई एक डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लेके भले ही आप लोग गलत हो जाएं, आप लोगों को इस बात का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ, मैंने खुद ने डिसीजन लिया है, किसी के बोलने पर मैंने ये काम नहीं किया है। अब लाइफ में अगर आप लोगों को लगता है कि वो जो काम के लिए आप लोगों ने वो डिसीजन लिया था वो अचीव नहीं कर पाए, तो इसमें भी आप लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो कभी भी अपनी लाइफ को अगर जीना है तो अपने डिसीजन खुद से लीजिए। और इससे क्या होगा, अगर कोई और किसी के प्रेशर में आकर आप लोग काम करेंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि यार पता नहीं क्यों उस टाइम पर ये डिसीजन ले लिया उस पर्सन के बोलने से। और लाइफ में कई बार ऐसे डिसीजन ऐसे हो जाता है कि उम्र भर आप लोगों को उनके लिए पछताना पड़ता है। तो कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो आप लोग खुद लीजिए। अगर आप लोग उसमें सक्सेस हो पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो पाता है तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं आप लोग एक अच्छी जगह पर जाकर ही रुकोगे। तो कभी भी इसके चलते आप लोगों को किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालनी है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपनी जो चीजें हैं लाइफ में आप लोगों को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। अगर एक बार इस वाले पैटर्न में लाइफ को आप लोगों ने डाल दिया ना, आप लोग लाइफ में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। कभी भी आप लोगों को किसी चीज की टेंशन नहीं रहेंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है लाइफ में क्या करना है। आप लोगों को पता है कि हाँ, मैं किस हद तक जाकर अपने गोल को अचीव कर सकता हूं। आप लोगों को पता है कि मुझे क्या क्या इस पर्टिकुलर पैटर्न पे चलते हुए किस चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज आप लोग प्लान से कर चलेंगे, क्योंकि ये आप लोगों का गोल है, आप लोगों का टारगेट है। तो इसलिए कभी भी कोई भी टारगेट, कोई भी गोल या फिर कुछ भी आप लोगों को अचीव करना है लाइफ में, तो किसी के बोलने पर नहीं, जो आप लोगों का दिल बोलता है उसके हिसाब से काम करना है। ओके, तो ये थी आज की कुछ बातें जो आप लोगों को इसके बारे में फोकस रखना चाहिए। कभी भी किसी के बोलने पर कुछ काम न करें, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से लीड करें। नंबर ऑफ कोरोना वायरस के जो केसेस हैं टोटल मिलाकर 60 लाख हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी कि 60 लाख केस हो चुके हैं। 3,66,000 लोगों की जान जा चुकी है और 26,000 लोग, 26,500 लोग यहां पर इससे रिकवर कर चुके हैं। तो ये कंडीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में। हमारी कंट्री में जो सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिली कल जो है, ये 8,000 केस पूरे निकल कर आए। 8,000 मतलब कहने का मतलब ये कि वैसे तो हम लोग 9वें नंबर पर हैं, पर नंबर ऑफ केसेस में अगर देखा जाए हम लोग यहां पर 4थे नंबर पर हैं। सबसे टॉप पे सबसे ज्यादा केस आए ब्राजील में, दूसरे नंबर पर यूएसए में, तीसरे नंबर पर रशिया में और चौथे नंबर पर इंडिया में सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिले। इसी के चलते यहां पर जो सबसे ऊपर यूएसए चल रहा है, जहां पर टोटल मिलाकर 18 लाख के करीब केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 1,04,000 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है यूके के अंदर। तो वर्ल्ड की सबसे टॉप मोस्ट कंट्री जो है यहां पर, वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। और इंडिया 9वें नंबर पर यहां पर बैठा हुआ है। जिस तरीके से केस यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ऐसे ही जल्दी हम लोग जर्मनी को भी क्रॉस कर देंगे, क्योंकि जर्मनी में 500 से 600 केस देखने को मिल रहे हैं, हमारी कंट्री में 8,000 केस देखने को मिल रहे हैं। तो जल्दी आप लोगों को यहां पर कंडीशन हमारी देखने को मिलेगी कुछ ही हफ्तों के अंदर, अगर इसी पैटर्न में हम लोग चलते रहे तो। महाराष्ट्र सबसे टॉप पर बैठा हुआ है 62,000 केस के साथ में, और इसी के साथ में 2,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर, दिल्ली तीसरे पर, गुजरात चौथे पर। गुजरात जो है वो चीजों को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं सक्सेस हो पाया, वरना दूसरे नंबर पर कई बार गुजरात में यहां पर देखने को मिलता था। तो ये पैटर्न है आज के में कोरोना वायरस का, जिसके बारे में आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए। आज सैटरडे को रिवीजन होता है। आप लोगों ने जो भी पूरे वीक में डिस्कस किया है उसको रिवाइज कीजिएगा। मैं आप लोगों से कम इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पूरे वीक में वो आप लोग रिवाइज कीजिए। जो भी मैथ बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि पूरे वीक में कौन कौन से मैथ बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ताकि आप लोगों को भी रिविजन हो सके और मुझे पता लगता रहे कि हाँ, आप लोग कितने सही पैटर्न में चीजों को लेकर चल रहे हैं। बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में, तो आइए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। एक बात और यहां पर आप लोगों को बता दूं, देखिए जब दूसरा पार्ट में वीडियो का लेकर आता हूं तो उसमें एक कंप्लीट टॉपिक होता है, जिससे कि डिटेल में मैं डिस्कस करता हूं। जैसे मैंने कल 2 टॉपिक कवर किए। पहले वाले जो पार्ट में हम लोगों ने एक ओवरव्यू देखा पूरे न्यूज़पेपर का, और उसी के साथ में हम लोगों ने इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में बात करी काफी डिटेल में। दूसरे वाला पार्ट जो था वो बहुत शानदार था, उसमें नेपाल के साथ में हमारे क्या रिलेशन है और जो सेगोली ट्रीटी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस की। पर लेकिन मैंने देखा जो पहले वाली वीडियो है वो 40,000 लोगों के द्वारा देखी गई, जो दूसरे वाली वीडियो है जबकि वो द हिंदू का ही पार्ट था पूरा, वो ओनली 20,000 लोगों के द्वारा देखी गई। तो बाकी के 50% लोग कहां गए, उन्होंने वो सेकंड वीडियो क्यों नहीं देखी? जबकि सेकंड वीडियो में मुझे काफी मजा आया बताने में, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है वहां पर कि कहां से सगोली ट्रीटी चली, कैसे कैसे कंडीशन है, क्या दोनों के बीच में झड़प है, पूरी माइंड में क्लैरिटी आएगी। जिसने देखी है उनसे पूछेगा कि किस तरीके से चीजों को समझाया गया है। तो इस तरीके से चीजों को मिस मत कीजिए, वरना आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ये ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे क्राइसिस हैं जो कि आने वाले टाइम में हर एक एग्जाम में आप लोगों को रिपीट होते हुए नजर आएंगे। तो ये चीजें थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है।
आइए अब आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो सैटरडे, आप लोगों को पता है सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है, तो यहां पर जो ग्राउंड जीरो पे यहां पर अब की बार बात की जा रही है, तो ये वेस्ट बंगाल में जो साइक्लोन अभी देखने को मिला उसके बारे में बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल का है। हमारी कंट्री में अगर वेस्ट बंगाल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहां पर ये लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी। ये हो गया यहां पर वेस्ट बंगाल, यहां पर उड़ीसा टच करता है, झारखंड, बिहार। इंपॉर्टेंट यहां पर ये सिक्किम भी वेस्ट बंगाल को टच करता है और आसाम टच करता है। मेघालय वेस्ट बंगाल को टच नहीं करता है। ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नेपाल जो न्यूज में रहता है, नेपाल भी यहां पर वेस्ट बंगाल को टच करता है और भूटान भी वेस्ट बंगाल को टच करता है, बांग्लादेश भी वेस्ट बंगाल को टच करता है। तो वेस्ट बंगाल यहां पर एक लौता राज्य ऐसा आप लोग बोल सकते हैं जो यहां पर जो पड़ोस में लगभग 3 राज्य की जो बाउंड्री है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, इसके साथ में टच करती है। वो 3 राज्य नहीं, सॉरी 3 कंट्री की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। थोड़ा सा मैप का आइडिया रखिए क्योंकि मैप के क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछ ले आते हैं। और हाँ, कल मैंने एक छोटी सी वीडियो थी वहां पर अप्रूव की थी जो ग्रुप के अंदर में, एक छोटी सी बच्ची मैप इतने शानदार तरीके से, उनकी जो मदर थी वो बच्ची से पूछ रही थी मैप के बारे में, और वो एक तरीके से बिल्कुल मैप के ऊपर जाकर एकदम पॉइंट कर रही थी कि ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, या पर्टिकुलर कंट्री कहां पर है, या पर्टिकुलर लोकेशन कहां पर है। तो देखिए बचपन से ही ये एक बार आदत बन जाएगी ना, फिर पर्सन का ना इंटरेस्ट आने लगता है। पर लेकिन ऐसा नहीं कि बचपन में आप लोगों ने किया तो आप लोग नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि जब भी कोई माइंड में आप लोगों के कोई भी जगह का नाम आप लोगों ने सुना है तो तुरंत मैप जाइए, मैप पर जाइए। जियो है भैया, इंटरनेट का यूज कीजिए, तुरंत गूगल मैप खोलिए और तुरंत उस लोकेशन को देखिए और उसी के साथ साथ में आसपास वाली लोकेशन को देखिए। यही एक सबसे शानदार तरीका है मैप को कवर करने का, ठीक है। यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो यहां पर ये साइक्लोन था जिसका नाम था यहां पर एम्फन, ये साइक्लोन काफी लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता हुआ नजर आया। 98 लोगों की जान चली गई वेस्ट बंगाल के अंदर। एक साइड में कोविड-19 क्राइसिस और दूसरी साइड में ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके जो घर थे वो कंप्लीटली वॉश आउट यहां पर हो गए। ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये जो सिचुएशन यहां पर निकल कर आई तो सुंदरवन डेल्टा में यहां पर इंपैक्ट देखने को मिला। तो आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, ये है यहां पर सुंदरवन जो पर्टिकुलर एरिया है, ये यहां पर सुंदरी ट्री के नाम पर इस पर्टिकुलर एरिया का नाम सुंदरवन डेल्टा यहां पर रखा गया है। तो उसी के चलते इसके बारे में आइडिया रखेगा। फिर यहां पर जो इंपैक्ट पड़ा है ये साउथ 24 परगना और इसी के साथ में यहां पर है कोलकाता जो कि इसकी कैपिटल भी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात की जा रही है, बस एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में लोकल चीजें आप लोगों से बताने की कोशिश की जाती है कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन हो गया, सेंट्रल स्टेट को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक ये मुद्दा है यहां पर, ओके। आइए अब आगे चलते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक एक कर देख लेते हैं। ओवरव्यू तो रहेगा, एक बार देख लीजिए कई बार ना एडवांस हो जाता हूं मैं। यहां पर ये वाला जो है इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। ये नेक्स्ट वाला आर्टिकल यहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर, ये पर्टिकुलर आर्टिकल, इस आर्टिकल के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। ये आर्टिकल यहां पर बातें कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहां कुछ गलत हो रहा है देश में, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ये जो आर्टिकल है ये आप लोग कई बार मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। बेसिकली वर्कर्स के बारे में बात की जा रही है। यहां पर एक किताब है, इस किताब का नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिससे आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ये किताब आप लोग याद रखिएगा, लुकिंग अवे, यानी कि यहां पर ये किताब है लुकिंग अवे, इनइक्वालिटी, प्रिजुडाइस और इसी के साथ में इंडिफरेंस इन न्यू इंडिया। तो ये बताने की बात की गई है और हर्ष मंदार के द्वारा यहां पर ये किताब लिखी गई है। बेसिकली क्या बातें बताई गई आर्टिकल में, आर्टिकल में ये बताया गया अगर आज के में कोई वर्कर किसी सिटी में आता है तो वो सिटी में सबसे बेकार जगह पर रहता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, या तो किसी रेलवे ट्रैक के पास रहता हुआ नजर आएगा, किसी झुग्गी झोपड़ी में रहता हुआ नजर आएगा, कोई फैसिलिटी वहां पर नहीं होती है। और अगर वो वर्कर वहां पर उस पर्टिकुलर सिटी में न हो तो वो सिटी गंदगी से भर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो वर्कर ही वो सारी चीजें वहां पर साफ करता है। जो भी डेवलपमेंट किया जाता है उस वर्कर की हेल्प से यहां पर किया जाता है और उस वर्कर के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है। न उस वर्कर के लिए वहां पर खाने पीने की फैसिलिटी होती है, न उसके बच्चों के लिए स्कूल होता है, न उसके लिए हेल्थ की फैसिलिटी होती है और उसके फैमिली के लिए कोई हेल्थ की फैसिलिटी होती है। उनको प्रॉपर जहां पर रखा जाता है वो काफी वनरेबल कंडीशन होती है और उन्हीं वर्कर को यहां पर एक तरीके से ये देखा जाता है कि एक साइड में तो आप लोग देखिए जो बेसिकली प्रॉफिट के बेस पर ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर्टी की तरीके से देखना स्टार्ट कर देते हैं। एक तरीके से देखिए होता क्या है, अगर किसी वर्कर को यूज करना है कोई पर्टिकुलर काम कराने के लिए तो यहां पर उसको इंसान नहीं माना जाता है, उसको एक तरीके से एक ऐसी चीज मान ली जाती है कि हाँ ये इस काम के लिए ही बना है, उसको इंसान मानना एक तरीके से बंद कर दिया जाता है। ऐसी कई बार सिचुएशन देखने को मिलती है। सही वर्ड जो राइटर के द्वारा यहां पर यूज किया गया इस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको बोला गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना गया है। यानी कि कुछ प्रोडक्शन करना है, जैसे कि कुछ फैक्ट्री में कुछ सामान प्रोडक्शन करना है तो उसका एक फैक्टर इसको माना गया है। तो यानी कि इंसानों की तरीके से ट्रीट करना भूल गए हैं यहां पर। तो कहीं ना कहीं यहां पर हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या यही सोसाइटी यहां पर एक तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर ने सोची थी कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जब हम लोग देश आजाद कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ में लड़ रहे थे, कि आज के डेट में इंसान जो है वो इतना खुदगर्ज हो चुका है और कहीं ना कहीं यहां पर बहुत बड़ा रोल जो है
है वो आज के डेट में गवर्नमेंट का देखने को मिलता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे काम जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेकर आनी है, किस तरीके से सोसाइटी में वेलफेयर चीजें लेकर यहां पर प्रॉपर जो एक तरीके से ऐसा सेक्शन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन आता है उसके ऊपर कैसे फोकस देना है, तो ये सारा कहीं ना कहीं काम कंप्लीट करने में यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फेल रही है अपनी अप टू द मार्क रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई है। तो किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि किताब आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, और जो ये पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स भी आप लोग इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग इनको यूज जरूर कीजिएगा अगर आंसर राइटिंग वगैरह कुछ लिखने के लिए आता है तो। ओके, आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं चाइना और इंडिया के रिलेशन के बारे में। आप लोगों को पता है, मैंने ये कार्टून आप लोग कल ही दिखाया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएट करें। एक साइड में चाइना है और दूसरी साइड में इंडिया है, दोनों बॉर्डर इशू को लेकर लड़ रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं आता हूं, मैं दोनों के बॉर्डर इशू सुलझाता हूं, पर लेकिन दोनों ने यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, या फिर बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कोई भी कमेंट इनके द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, ये मैंने आप लोग कल भी दिखाया था, एक बार फिर से देख लीजिए क्या पर्टिकुलर एरिया है, जिन जिन एरिया में यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले तो ये वेस्टर्न सेक्टर आप लोग देखिए, वेस्टर्न सेक्टर में यहां पर ईएक्सआई चीन वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट रीजन है इंडिया और चाइना के बीच में। ये यहां पर 1570 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1570 किलोमीटर। दूसरा यहां पर सेंट्रल सेक्टर ये है 545 किलोमीटर, और तीसरा यहां पर ईस्टर्न सेक्टर ये है 1325 किलोमीटर। ठीक है, जो यहां पर अगर भूटान को आप लोग निकाल दे तो कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा यहां पर वेस्टर्न सेक्टर जो कि आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये यहां पर बेसिकली आज के में आप लोग इसको लद्दाख वाला रीजन बोल सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद में चेंज कर दी गई ये चीजें। दूसरा यहां पर उत्तराखंड, और आप लोग यहां पर जो बेसिकली हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। तीसरा जो एरिया है यहां पर, ये आप लोग को जो हमारा सिक्किम वाला राज्य हो गया और अरुणाचल प्रदेश वाला राज्य है, इनकी बाउंड्री देखने को मिलेगी। तो पहले नंबर पर यह है वेस्टर्न सेक्टर, दूसरे नंबर पर ईस्टर्न, और तीसरे नंबर पर है सेंट्रल सेक्टर। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोगों से कोई पूछे कि डिस्प्यूटेड एरिया कहां पर कितने हैं, तो ये कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर एरिया को कई बार जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, मैकमोहन लाइन से भी दोनों को डिवाइड यहां पर किया जाता है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया और चाइना को यहां पर डिवाइड करती है, और इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं जिसको आप लोग यहां पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिए। आइए अब आर्टिकल के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को लेकर चलता हूं। इंडिया और चाइना के बीच में यहां पर झड़प हुई लगभग 1 महीना आप लोगों को देखने को मिल रहा है। जो चाइनीज सोल्जर हैं वो यहां पर आप लोगों को पता लगता है कि कई बार हमारी कंट्री की टेरिटरी में आ जाते हैं। सिचुएशन जो है वो अभी टेंस है, अभी यहां पर कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं निकला है, कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आई है। यहां पर खासकर बात करें 5 मई को लास्ट टाइम कोई थोड़ा बहुत कमेंट किया गया था, और आज के दिन में हम लोग 30 मई में खड़े हुए हैं, यानी कि आधा नहीं, यानी कि पूरा महीना जा चुका है, बस एक दिन यहां पर आप लोग देखते हैं। तो कैसे यहां पर सिचुएशन को आगे लेकर चला जाएगा उसके बारे में बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट बन जाएगा, ये बात की जा रही है पिंगोंग तोशो लेक के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो किस पर्टिकुलर लेक पर दोनों कंट्री की झड़प देखने को मिली, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो लेक का नाम जरूर याद रखिएगा। तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए, और यहां पर ऐसा नॉर्मली देखिए पहले भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, पर लेकिन यहां पर अब जो है यहां पर काफी लंबे समय बाद यहां पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। कुछ टाइम से दोनों के जो रिलेशन है वो नॉर्मल यहां पर चल रहे थे। द हिंदू न्यूज़पेपर के द्वारा भी यहां पर कवर किया गया इस टॉपिक को काफी अच्छे से। चाइनीज जो सोल्जर है यहां पर वो एक तरीके से आगे आ रहे हैं, निकल एग्रेशन दिखा रहे हैं, और इसी के चलते जो चाइनीज कमांडर हैं वो भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में घुसने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अच्छी बात देखने को मिली कि दोनों साइड से, इंडिया की साइड से भी और चाइना की साइड से भी, जो यहां पर कमेंट किया गया वो बड़े ही सोबर कमेंट आ रहे हैं, यानी कि गाली गलौज नहीं दी जा रही है एक दूसरे को। जैसे नेपाल ने जरा सी देर में बोल दिया कि इंडिया का जो वायरस है वो सबसे खतरनाक वायरस है, अपना जो रीजन है हम लोग वहां से छीनकर ही मानेंगे। हमारे 3 जो रीजन है, 3 रीजन कौन कौन से नीचे कमेंट बॉक्स में तो बताइए जरा, जो कि इंडिया अपने मैप में शो करता है, और पाकिस्तान वो यहां पर नेपाल बोल रहा है हमारा रीजन है। ठीक है, एक और टॉपिक मैंने जब टॉपिक पढ़ा आप लोगों को बताया था कि जो वेस्टर्न बाउंड्री है नेपाल की, वो एक रिवर से यहां पर कनेक्ट, ये एक रिवर से डिफाइन होती है, और ईस्टर्न बाउंड्री दूसरी रिवर से डिफाइन होती है। इन दोनों रिवर के भी नाम आप लोगों को बताने हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा क्या क्या है इन रिवर के नाम। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, ये वाला बहुत कम सुना होगा आप लोगों ने। इस रिवर का भी आप लोग नाम बताइए, जो कि यहां पर जो सगोली ट्रीटी है उसके हिसाब से डिफाइन यहां पर किया जाता है। तो देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, आप लोग बोलेंगे हिस्ट्री तो कहां से आ गया यार, क्वेश्चन तो किताबों में भी नहीं लिखा हुआ है, इसके बारे में तो ढंग से पढ़ाई नहीं है कहीं। तो कोई करंट इवेंट होता है उसके बैकग्राउंड की हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज की डेट में एग्जामिनर समझ चुके हैं कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जो बच्चों को रटाते हैं चीजें। ठीक है,
तो इसके चलते उन्होंने क्या काम कर दिया स्टार्ट, अब वो ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन बनाने लगे कि कोचिंग की हुई और ना कोचिंग की दोनों बराबर हो जाते हैं। यानी कि जिसने अपने आप ढंग से स्टडी की है, करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए, करंट अफेयर को फ्रंट में ध्यान में रखते हुए, वो बच्चा तो निकल जाता है। बाकी जो कोचिंग की दुनियादारी में पड़ा हुआ है, वो चीजें देख रहा है, बस हाँ उसी को लेकर चल रहा है, अपने आप खुद से कुछ नहीं कर रहा है, वो बच्चा लटक जाता है। और ये पता है यहां पर एग्जामिनर को भी, देखिए कि कम से कम उन लोगों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए जिनके पास में पैसा नहीं है, जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा पेपर बनाना चाहिए। तो वो ऐसा पेपर सेट करने लगे आज के डेट में, जो आप लोगों ने पास्ट में अगर पेपर उठाकर देखे हैं तो आप लोग पैटर्न भी यहां पर समझ रहे होंगे। सारे कोचिंग वाले भुचक के रह जाते हैं कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो इसीलिए यहां पर कंडीशन है कि कोई भी यहां पर ये क्लेम नहीं करता आज के डेट में कि हाँ इतना क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कहां से निकल कर आ रही है, तो करंट का बैकग्राउंड आप लोग देखते रहिए यहां पर, वहां से आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उस पर दोनों है शांति में बात कर रहे हैं, पर लेकिन फिर भी अब तक नॉर्मलसी यहां पर रिटर्न नहीं आई है। अगर नॉर्मलसी आ जाएगी तो अच्छी बात रहेगी। यहां पर मिलिट्री ऑफिसर जो है दोनों कंट्री की साइड से हाई लेवल पॉलिटिशियन के इंटरवेंशन की बात करते हैं कई बार, जो सोल्जर हैं कि वहां से आग्रह होगा तब जाकर चीजें होंगी नॉर्मल। चाइनीज जो सोल्जर हैं उनसे भी यहां पर बात की जाती है कि अपनी प्रीवियस पोजीशन पर पहुंच जाइए, ज्यादा एग्रेशन यहां पर न दिखाएं। तो इसके चलते यहां पर देखिए कई सारे इशू बन जाते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोल दिया कि मैं आप लोगों के बीच में इंटरवेंशन कर सकता हूं, एक तरीके से दोनों के बीच में मीडिएशन का काम यहां पर कर सकता हूं। तो इस तरीके से समझिए यहां पर अगर ऐसी झड़प होगी तो फिर कोई ना कोई तीसरा आकर मजा लेगा ही लेगा बीच में, तो क्यों ना आप लोग खुद ही सुधर जाओ। तो यही बातें यहां पर राइटर भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ और बातें हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखिए बात क्या बोली जा रही है, बात ये बोली जा रही है जैसे यहां पर अगर आप लोग कंडीशन देखते हैं, जो भी यहां पर कंडीशन बनती है, जैसे नेपाल के और इंडिया के बीच में कंडीशन बनी है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कंडीशन बनती है, तो उस टाइम पर सबसे बड़ी सिचुएशन ये आती है कि तीसरी कोई कंट्री आकर बोलती है कि मैं दोनों के बीच में नॉर्मलसी क्रिएट करवाने की कोशिश करता हूं। तो इससे क्या होता है, आपके घर के अंदर का मैटर वो पब्लिक हो जाता है। तो कंडीशन क्या करनी है, क्यों ना घर का मैटर घर में ही सुलझा ले जाए, क्यों पड़ोसियों को बताना है जाकर। अगर इस तरीके से आप लोग लेकर चलोगे तो घर में शांति भी रहेगी, क्योंकि पड़ोसी जो है वो हमेशा मजा लेने के लिए रहते हैं। अगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आते हैं तो मजा लेंगे, क्योंकि उनको तो क्या कर रहे हैं, उनको तो अपने ट्विटर पर ट्वीट करने हैं जा जाकर कि हाँ मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, और वाहवाही बटोरनी है। तो ये कंडीशन यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगी। तो इंडिया और चाइना क्यों ना खुद ही मिलकर यहां पर समझे कि ये सेंसिटिव इशू है, क्यों ना अपने आप ही इसको सुलझा ले जाए, और क्यों फालतू में ऐसी हरकतों के अंदर पड़ना। तो ये चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी। इंडिया ने भी ये क्लियर कर दिया, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को कभी नहीं बोला उन्होंने कि ऐसा कुछ करो, ना ही डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो बातें बोलते हैं उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध भी है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको भी नहीं पता होता है। मुझे लगता है नींद में भी ट्विटर चलाते हैं, ट्वीट करते फिर सुबह पता चला अरे यार ये तो कुछ और लिखना था, कुछ और लिखा गया। ये कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कोई पर्सन आज के डेट में इस पर्टिकुलर लीडर की पोजीशन पर है तो वो है यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है, जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो करंट स्टैंड ऑफ है दोनों कंट्री का आमने सामने, तो उसमें सीरियस टॉक होनी चाहिए। और इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि कैसे लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसको डिमार्केशन आप लोगों को करना है, यानी कि वो फिक्स होनी चाहिए। चाइना उसको मानने से मना करता है, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के द्वारा जो हरकतें की गई है उसका खामियाजा भी आप लोग बोल सकते हैं यहां पर हम लोग भुगत रहे हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल है लास्ट टाइम 2013 में अपडेट हुई थी, फिर से टाइम आ गया इसको अपडेट करने का, तो इससे आप लोग अच्छे से इसको अपडेट भी कीजिए। 3 पॉइंट अब यहां पर बता रहे हैं कि यहां पर क्या रीजन हो सकता है जो चाइना यहां पर ये हरकतें कर रहा है। पहला तो रीजन यहां पर ये कि चाइना का जो एक तरीके से कंडीशन आज के में देखने को मिल रही है, कोरोना वायरस पेंडिंग की वजह से, पेंडेमिक की वजह से इसकी बेइज्जती हो गई है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उससे ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। पहली बात तो ये है। दूसरा, इंडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह यहां पर बना रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तीसरा, उसको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यहां पर थोड़ा सा जो आज के में इंडिया जो है कोशिश करता है, कभी यूएसए के साथ में जाकर मिल जाते हैं, उसके साथ में टिल्टेड रहता है थोड़ा सा, तो यहां पर एक तरीके से कोशिश करता है चाइना की देखो मेरे ज्यादा खिलाफ होने की कोशिश मत करो। तो जियोग्राफिकल जो वनरेबिलिटीज हैं वो सामने रखने की कोशिश यहां पर करता है। तो तीनों में से कोई सा भी यहां पर स्टेप क्यों ना हो, सबसे पहले तो इंडिया को क्या करना चाहिए, अपनी पब्लिक में क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि कितनी सीरियस सिचुएशन है, ताकि जो जनता है वो भी यहां पर समझ सके। और एक आम सहमति यहां पर बननी चाहिए, ताकि अपनी पर्टिकुलर देखिए तो बाउंड्री की बात की जा रही है, और जो भी हमारी कंट्री में आ चुके हैं उनको पीछे हटाओ, और इसी के साथ में एक प्लान लेकर आओ ताकि उस प्लान को प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा सके। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी आएगा उठाकर मुंह उठा कुछ भी बोलकर चला जाएगा। तो वैसी सिचुएशन से हम लोग को थोड़ा सा हटना चाहिए, ठीक है।
तो ये है सारी बातें जो यहाँ पर बताई गई हैं, तो एक आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने कल भी डिस्कस किया था यहाँ पर इसके बारे में, ये आप लोगों को एक बार और इसके ऊपर नजर डाल लीजिए। कल ही ये पूरी स्लाइड मैंने कल वाले जो आर्टिकल से उठाई है कि यूएसए के और चाइना के बीच में अगर झड़प की बात करें तो क्या क्या झड़प है। सबसे बड़ी तो आप लोगों को ये पता है, जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तब से उनको चैन की सांस नहीं लेने दे रहे हैं तब से आप लोगों को पता है हांगकांग के इशू पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन उसके ऊपर लगा रखे हैं, ताइवान के इशू पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, साउथ चाइना सी पर डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। तो हर जगह डोनाल्ड ट्रंप आप लोग यहां पर नजर आएंगे, तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो ये था आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल है, इसके ऊपर हल्का सा नजर आ लेते हैं। हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके हिसाब से हमारी कंट्री में सारी चीजें इंप्लीमेंट की जाती हैं। पहले जब संविधान नहीं हुआ करता था तो कहीं ना कहीं रिलीजन हुआ करते थे, रिलीजन को संविधान की तरीके से यूज किया जाता था ताकि जो लोग हैं वो कंट्रोल में रहे, अल्लाह भगवान गॉड के नाम पर डरें, कोई उल्टी सीधी हरकतें न करें। पर फिर आगे चलकर चीजें ज्यादा एक तरीके से समझ में आने लगी लोगों को, तो फिर उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन करने की कोशिश की, तो उसमें एक संविधान निकल कर आया ताकि उसके हिसाब से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। अंग्रेजों की चपेट में इतने लार्ज स्केल पर हम लोग रहे तो हमको समझ में आ गया कि अपना ही खुद का कुछ करना पड़ेगा। तो उस टाइम पर हम लोगों ने संविधान बनाया, एक ऐसा संविधान ताकि यहां पर जो पावर में कोई भी गवर्नमेंट है वो जनता को इस तरीके से कंट्रोल न कर सके कि जनता जो है उसकी गुलाम बन जाए। तो उसी के चलते इसमें पार्ट 3 रखा गया, जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। पार्ट 3 यहां पर 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसके अंदर डाले गए। तो इसमें जो ये आर्टिकल डाले गए, इसका बेसिक पर्पज ये था कि जनता को सप्रेस न किया जाए, उनके भी राइट है, उनके भी हक है। राइट टू स्पीक होना चाहिए, कहीं पर भी जाकर कोई काम कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वलिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, ये सारी चीजें बेसिकली आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। पॉलिटी में डिटेल में आप लोग सारे फंडामेंटल राइट पढ़ा रखे हैं, जाकर उनका रिवीजन कर लीजिएगा। एक एक पॉइंट के ऊपर एक एक लेक्चर ले रखा है, इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी सुप्रीम कोर्ट जो था उसका बेसिक पर्पज क्या होता है, आर्टिकल 32 यहां पर बेसिकली पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया इस आर्टिकल को। किसके द्वारा आप लोग बताइए? आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल बोला गया। रीजन क्या है बोलने का कि हाँ ये कहीं ना कहीं दिल और जान है यहां पर एक तरीके से संविधान की, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां पर इसको इन्फोर्स करेगा। तो इस तरीके से यहां पर इसको बोला गया है। तो किस पर्टिकुलर महान पर्सनैलिटी के द्वारा बोला गया है? देखिए काफी लंबे समय से आप लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चीजों में ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया गया। दुनिया भर के वर्कर सड़कों पर घूम रहे हैं आज के डेट में, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उनको नहीं दी गई, इवन ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जिनको दी गई तो उनसे पैसा मांगा गया। तो सुप्रीम कोर्ट पहले तो कोई इंटरफेयर नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट शांत रहा, पर लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्यू मोटो एक्शन लिया गया है। स्यू मोटो एक्शन क्या होता है? स्यू मोटो एक्शन यहां पर ऐसा होता है, मान लीजिए आज के डे में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन प्रॉब्लम में है, ठीक है, तो प्रॉब्लम है और उसके बारे में न्यूज़पेपर में, अखबार में उसके बारे में न्यूज छप गई। अब यहां पर कोई ना कोई जज भी पढ़ रहा होगा उस न्यूज को, तो जज जो है वो स्यू मोटो एक्शन यहां पर ले लेता है कि हाँ ये गलत हो रहा है सोसाइटी के अंदर। कोई पीआईएल दायर नहीं करता है यहां पर कि जाकर यहां पर कोई पिटीशन दायर करेगा, उसके बाद में इसके ऊपर प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब यह कि बहुत सारी न्यूज ऐसी सामने निकल कर आई कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको यहां पर ट्रस्ट करना पड़ गया कि भैया जो चल रहा है सोसाइटी में वो गलत चल रहा है। पहले तो गवर्नमेंट ने अपने नाम का उसके सामने आप लोग बोल सकते हैं काला चश्मा पहना रखा था कि सब कुछ सही चल रहा है, बस आप लोग एंजॉय करो। उन्हें कहते हैं कि वो क्या एक डायलॉग है, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, कि हरे की आंख के हरे कुछ ऐसा करके है कि काइंड ऑफ की मतलब हरे को अंधे को कुछ सब कुछ हरा दिखाई देता है, उन्हें कुछ काइंड ऑफ की ऐसा चश्मा पहन लो जैसा कि किसी को अगर ग्रीन ग्रीन दिखाना है तो उसको हरा चश्मा पहना दो, ठीक है, तो सब कुछ ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। तो वही कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर एक प्रत लगा रखी थी और वो न्यूज़पेपर वगैरह ने जो न्यूज आ रही है उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं उस प्रत को हटा दिया है कि सेंटर और स्टेट जो है वो इस पर्टिकुलर क्राइसिस के साथ में ढंग से नहीं लड़ रहे हैं, जिस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है। लगभग 2 महीने के करीब यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि 1 महीना तो पूरा हो ही चुका है जो पहले आप लोगों को देखने को मिला। 2 महीने कंप्लीट यहाँ पर अभी यहां पर हो रहे हैं, 7 से 8 वीक आप लोग बोल सकते हैं, जो पिटीशन फाइल की गई थी कोर्ट में। तो स्टार्टिंग में तो यहां पर कोर्ट ने भी पूरा ध्यान दिया ताकि जो सेंटर है उसको टाइम दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये क्राइसिस हमारी कंट्री में है, ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर ये क्राइसिस देखने को मिल रहा था, यानी कि एक ग्लोबल क्राइसिस था। तो हमारी कंट्री में अकेला क्राइसिस तो था नहीं। तो कोर्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट की बात मानी। गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में ये बोला कि जो ये एक्सोडस हो रहा है, यानी कि जो वर्कर हैं जो छोड़ छोड़कर यहां पर जा रहे हैं, ये जो रोड पर वर्कर उतर रहे हैं, तो यहां पर ये सारी फेक न्यूज के थ्रू यहां पर चीजें हो रही हैं। ये सारी फेक न्यूज है यहां पर लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन को गलत तरीके से जो मीडिया है वो प्रेजेंट कर रही है, तो इसलिए कई सारी ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है और इतनी हैवी नहीं है जितनी मीडिया यहां पर दिखा रही है। तो ये बात बोली गई, चलिए कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और कोर्ट ने बोला कि आज के दिन पुलिस को बोला सबसे पहले तो जो रोड पर वर्कर है उनके साथ में थोड़ा सा दया भाव दिखाएं, उन पर लाठी नहीं बरसानी है, और
और दूसरा यहां पर मीडिया को भी बोला गया कहीं ना कहीं कि वो भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी काम करें और सेंटर का जो विजन है डेवलपमेंट का वो सबके सामने रखें। तो ये इसलिए किया गया क्योंकि वो समझ रहे थे ग्लोबल क्राइसिस है भैया, तो इस टाइम पर यहां पर गवर्नमेंट के साथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए। अगर इस टाइम पर गवर्नमेंट को हम लोग रोकेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक ऐसा पेंडेमिक है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला इस तरीके की बीमारी, जिसकी वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी बर्बाद हो रही हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट को ताक पर रख दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब आंख खुली है, स्यूमोटो एक्शन लिया है, तो अब देखते हैं सिचुएशन कितनी ज्यादा यहां पर सुधर पाती है। कल जो है अब तक के सबसे ज्यादा केस देखने को मिले, 8000 केस यहां पर क्रॉस हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली 7000 6000 देखने को मिल रहे थे, 8000 केस क्रॉस हो गए, तो ये कंडीशन जो है वो और ज्यादा यहां पर वनरेबल होती जा रही है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। आइए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, यह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शेयर करते हैं जनरली गुड रिलेशन, इसी के साथ में दोनों कंट्री जो हैं वो सेम इथोस और डेमोक्रेसी और पॉपुलरिज्म से यहां पर एक तरीके से कनेक्टेड हैं। इसके ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, यानी कि कहने का मतलब यह है मोटे मोटे तौर पर आप लोगों को बता दूं कि यह जो आर्टिकल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बारे में है। ठीक है, तो आइए इनके संबंध समझ लेते हैं। संबंध समझने से पहले दोनों की लोकेशन देखें, तभी आप लोग संबंध समझ पाएंगे। ये तो हो गया इंडिया हमारी कंट्री और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों के संबंध समझने के लिए दोनों की लोकेशन माइंड में सेट हो गई, तो यहां पर आप लोग संबंध समझिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया जो है बेसिकली कई पार्ट में डिवाइड होती है, जैसे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे हमारी कंट्री में स्टेट होते हैं, नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, इसी के साथ में सदर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्वींसलैंड हो गया यहां पर, इसी के साथ में ये हो गया न्यू साउथ वेल्स और ये हो गया विक्टोरिया। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर ये हो गया तास्मेनिया। मुझे जब मैंने ये मैप लगाया तब मुझे याद आया जब वो बच्ची थी जिसका जो ग्रुप में छोटी सी वीडियो पोस्ट की गई थी, तो मतलब छोटी छोटी भी डिटेल उनकी मदर जो उससे पूछ रही है बच्ची से, वो उनको भी बता दे रही है। तो इतने अच्छे से उसने मैप प्रैक्टिस किया, बहुत छोटी सी बच्ची है वो, मतलब देखकर मुझे भी एक बार को आश्चर्य हो रहा था। मैंने कहा ये देखो अगर ट्रेन किया जाए तो कौन क्या नहीं कर सकता है। तो इसलिए बोलता हूं कि अगर कोई मैप बेस्ड आप लोग की चीजें आती हैं तो याद जरूर रखिए। जैसे यहाँ पर ये मैप आ गया, तो ये नहीं कि बस ये देख लिया, अब ये भी देखिए यहाँ पर कोरल रीफ भी है, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों से यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया तास्मान सी हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, इसलिए कहता हूं कि जब भी कोई आप लोग मैप देखा करें, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन हो गया, साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, तो आसपास वाली सारी रीजन आप लोग देखा करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ओशियानिया कंट्री, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर यूज किए जाते हैं करेंसी, और कैनबरा आज की डेट में आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे कैनबरा है कहां पर है, तो न्यू साउथ वेल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। सिडनी के बारे में भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये यहाँ पर आप लोग देखते हैं। आइए अब बात करते हैं रिलेशन के बारे में। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सिचुएशन जो है काफी खतरनाक चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पेंडेमिक की चपेट में है सब लोग। फिर ऐसा आर्टिकल यहां पर क्यों आया? ऐसा आर्टिकल यहां पर इसलिए आया क्योंकि रिसेंटली अभी बात की जा रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक दूसरे के साथ में मिलेंगे और यहां पर अभी एक मीटिंग देखने को मिलेगी। इससे पहले अगर बात करते हैं तो रिसेंटली कई सारे प्राइम मिनिस्टर जैसे जूलिया गिलार्ड, इसी के साथ में टोनी एबोट, इसी के साथ में ये है यहां पर मैकलम टर्नबुल। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट जो इनके यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है हमारी कंट्री में जिनके द्वारा विजिट किया गया। मिस्टर मॉरिसन जो है वो भी यहां पर इंडिया की विजिट करने वाले थे जनवरी में, पोस्टपोन कर दी गई यहां पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर आग लग गई, जो आज के डेट में इनके प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर आगे चलकर यहां पर वो मीटिंग होने वाली थी, पर लेकिन फिर से यहां पर कोविड-19 के चलते उसको रोक दिया गया। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कई सारी कंट्री की विजिट पर जाने वाले थे, उनको भी यहां पर रोक दिया गया कोविड-19 के चलते। बहुत सारी मीटिंग ऐसी हैं जो कि आज के डेट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन हो रही है, वो सारी सिचुएशन भी आप लोग देखते हैं। तो इसी के चलते 28 ईयर आफ्टर जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के द्वारा विजिट किया गया था 1986 में, उसके बाद में मोदी जी यहां पर ट्रेवल किए 2014 में, यानी कि 28 साल बाद यहां पर किसी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया। अभी फिलहाल तो आप लोगों को वर्चुअल मीटिंग यहां पर देखने को मिल रही है दोनों कंट्री के बीच में, और जियोपॉलिटिकल जो कंडीशन है वो काफी खतरनाक चल रही है क्योंकि एक साइड में चाइना है और दूसरी साइड में कोविड-19 है, तो इसकी चपेट में दुनिया चल रही है। पर फिर भी रिलेशन की बात करते हैं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन में काफी पोटेंशियल है। अगर आप लोग बात करते हैं दोनों कंट्री जो है काफी लार्ज स्केल पर मिलकर काम यहां पर कर सकती है, काफी अच्छे लेवल पर दोनों के रिलेशन को ले जाया जा सकता है। आखिर ऐसा कैसे बोला जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ कुछ बातें आप लोग यहां पर भी देखने को मिलेगी। मोदी जी के द्वारा यहां पर कई बार बात की जाती है कि हम लोग बायलैटरल से हटकर अब मल्टीलैटरल समिट पर ज्यादा फोकस देना स्टार्ट कर रहे हैं। पेंडेमिक को टैकल करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, G20 की मीटिंग में हम लोग मिलकर काम करेंगे। फर्स्ट बायलैटरल जो यहां पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में अभी यहां पर सरप्राइजिंग नहीं है, कोई ऐसी चीजें हो रही है क्योंकि आज के दिन में जो पोटेंशियल है उसको ध्यान में रखते हुए काम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई सारी कंट्री ऐसे भी हैं जो चाइना से बाहर निकल रही है, कई सारी कंट्री ऐसी हैं जो अपने ऊपर फोकस कर रही हैं। तो इस टाइम पर पोस्ट कोविड-19 कैसी दुनिया रहने वाली है, तो सब कंट्री ने इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। टू कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं नॉर्मली, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो गए,
तो इनके रीजन में कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन की अगर आप लोग बात करें। जैसे आप लोग यहां पर देखिए, जैसे ये हो गया इंडियन ओशन और ये हो गया पैसिफिक ओशन, जिसे एशिया पैसिफिक बोला जाता है नॉर्मली चाइना के द्वारा। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान इसको इंडो पैसिफिक बोलते हैं। इंडिया वर्ड यूज लगाते हैं ना एशिया की जगह, तो चाइना चिढ़ जाता है। तो चाइना को जब चाइना को चिढ़ाना होता है तो इंडो पैसिफिक बोल देते हैं एशिया पैसिफिक की वजह से, तो चाइना को मिर्च लग जाती है। और फिर आप लोगों को पता है क्या होता है, इसी के चलते एक ग्रुप का नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वाड ग्रुप बनाया गया था यहां पर बेसिकली चाइना को टैकल करने के लिए। क्वाड ग्रुप में कौन कौन कंट्री थी, यहां पर कंट्री थी क्या है बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इसी के साथ में यूएसए। तो ये बेसिकली कंट्री यहां पर ये बनाई गई कहीं ना कहीं, इसकी वजह से चाइना को काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। तो इंडिया और चाइना कई सारे एरिया में मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर ये पर्टिकुलर रीजन कोई आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, यहां पर देखते हैं क्या क्या कंडीशन अभी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जैसे कि आप लोगों को याद होगा मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई थी, जिसमें स्टार्टिंग की जो 2019 की सारी एक्सरसाइज और 2020 की जो रिसेंट अभी कुछ एक्सरसाइज हुई थी वो सारी मैंने कवर की थी। नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा और उसको देखते रहा कीजिए। और रटने वाली चीज नहीं है, रिवीजन करेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। तो यहां पर बात की जा रही है ये AUS ऑस्ट्रेलिया, IND इंडिया और ये हो गया एक्सरसाइज। तो ये जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। मालाबार एक्सरसाइज जो कि यहां पर आज के डेट में इंडिया, जापान और यूएसए के बीच में होती है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। हालांकि अगर मालाबार एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊं, ऑस्ट्रेलिया को परमानेंट मेंबर बनाने की बात यहां पर की जा रही थी एक बार इस एक्सरसाइज के अंदर में, पर लेकिन चाइना के प्रेशर में आकर उसने परमानेंट मेंबर बनने से मना कर दिया। तो अगर कोई कंट्री इतनी वनरेबल है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी पर्टिकुलर कंट्री के प्रेशर में आकर अपनी चेंज कर रही है, तो तब से लेकर फिर यहां पर इसको इसमें एंट्री करने नहीं दी गई एज ए परमानेंट मेंबर। हालांकि अब देखिए, अब बात की जा रही है कि थोड़ा सुधार लेते हैं। अगर बात की जाए दोनों कंट्री के बीच में 2+2 है उसको अभी पुश करने की बात की जा रही है। 2+2 डायलॉग के बारे में आप लोगों को पता होगा, यूएसए के साथ में 2+2 डायलॉग देखने को मिला था, अभी उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। अभी यहां पर 2+2 डायलॉग बात की जा रही है कि हमको ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करना चाहिए। रीजन क्या है, यहां पर 2+2 डायलॉग का अच्छे लेवल पर बात होती है। क्यों? दो मिनिस्ट्री होती है, हमारी कंट्री की दो मिनिस्ट्री होती है, उनकी कंट्री की आपस में बातें करते हैं। तो 2+2 में फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री आपस में यहां पर बात करती हुई नजर आती है। तो उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग रीजन में लोगों के साथ में कॉन्टैक्ट बढ़ा सकते हैं। और हेल्थ, फूड और एजुकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जहां पर हम लोग काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो बात की जा रही है आज के डेट में, जब से कोविड-19 चपेट में ले रहा है यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, तब से ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म देखने को मिल रहा है, यानी कि अपोजिशन भी यहां पर यूनिटी में काम कर रही है यहां पर इसको टैकल करने के लिए। ऐसी बातें यहां पर खुद के ऑस्ट्रेलिया के राइटर के द्वारा लिखी गई थी द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर में 18 मई को, यानी कि आज की डेट में अपोजिशन कम देखने को मिल रही है, कोऑपरेशन में काम कर रहे हैं। पर हमारी कंट्री में इतना कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है जितना यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारी कंट्री में पॉलिटिक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो आप लोगों को यहां पर एक बात और नजर आएगी, काफी कम कंट्री ऐसी हैं जो जितने अच्छे से यहां पर इसको टैकल करके चल रही है कोविड-19 को, उनमें से ऑस्ट्रेलिया भी एक है। तो दोनों प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे से काफी कुछ सीख सकते हैं, कहां हम काम कर रहे हैं, कहां ऑस्ट्रेलिया काम कर रहा है, हेल्थ और फूड के ऊपर किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट और कहां हो सकते हैं, न्यू थिंकिंग यहां पर निकल कर आ सकती है, किसी के साथ में आप लोग बात करते हैं तो और 4 नई बातें आप लोगों को जानने को मिलती है, तो वो भी आप लोग समझ सकते हैं। हायर एजुकेशन के बारे में अगर आप लोगों से यहां पर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटी है वो काफी आगे चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी आज के डेट में डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग पे काफी फोकस दे रही है, क्योंकि इसके चलते सारी चीजें ठप पड़ी हुई हैं, तो ये भी एक फोकस एरिया यहां पर हो गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर एक और, वो ये है कि आज के डेट में ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया जो आज की डेट में काफी आगे चल रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, कई सारे ऐसे एरिया जिनको पीछे छोड़ रहा है ये। तो इंडिया क्या कर सकते हैं यहां पर, उस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडिया भी काफी बड़ा रोल यहां पर प्ले कर सकता है, यानी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम कर सकता है। इवन जो यूरोपियन काउंटर पार्ट है उनसे भी आगे निकल रही है यहां पर ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूशन आज की डेट में, जो कि काफी अच्छे इंस्टीट्यूशन यहां पर माने जाते हैं। तो इस तरीके से जो यंग ऑस्ट्रेलिया है यहां पर और इंडियन जो वर्किंग जो एक तरीके से फोर्स है वो मिलकर काम कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हैं। और इतनी बुरी कंडीशन में इससे बेटर कोई टाइम होगा ही नहीं जब दोनों इतने अच्छे से यहां पर काम कर पाए। तो ये सारी बातें यहां पर बोली गई हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। कई सारी कंट्री के रिलेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो इनमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट यहां पर है, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग यहां पर थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा कि आप लोगों तक इसके बारे में ये पर्टिकुलर डिटेल होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप लोगों को इतना तो कम से कम पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ता हूं।
ये आर्टिकल थे आप लोगों के सामने। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेता है। यहां पर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था मैप बेस्ड क्वेश्चन, ये कालाहारी डेजर्ट के बारे में पूछा गया था। बोला जा रहा है कि ये कहां पर लोकेटेड है, तो पहले बोला गया कि सदर्न अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है, बोत्सवाना, इसी के साथ में नामीबिया और यहां पर साउथ अफ्रीका, ये 3 कंट्री में फैला हुआ है ये बेसिकली। दूसरा बोला गया यहां पर जो यहां पर बेसिकली कालाहारी जो वर्ड यहां पर निकल कर आया है, ठीक है, तो ये बोला गया यहां पर ये जो वर्ड है यहां पर ये तासवाना वर्ड है, जिसको यहां पर ये बोला गया कगलाहागड़ी, ठीक है, इसका मतलब होता है वाटरलेस प्लेस। तो ये बेसिकली इसका मतलब है यहां पर। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया वन ओनली, बी में बोला गया टू ओनली, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नाइदर 1 nor 2। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है यहां पर। तो 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है यहां पर। ये हो गया नामीबिया, ये हो गया बोत्सवाना और ये हो गया यहां पर साउथ अफ्रीका। तो तीनों कंट्री में यहां पर ये कालाहारी डेजर्ट फैला हुआ है। अगर आप लोग इसको मैप में देखेंगे तो आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारी कंट्री कंपेयर में इसकी लोकेशन कहां पर है। तो ये आप लोग देखिए, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो यहां पर ये आप लोगों को कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो इस तरीके से आप लोग उसको कनेक्ट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। फिर से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, देखिए ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन के बारे में बात करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। पीडीएफ सारी एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है, यहां पर डाल देता हूं, तो जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उनको आप लोग डाउनलोड जरूर करिए, रिविजन के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को तभी लाइक और शेयर कीजिए अगर आप लोगों को पसंद आता है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा। और पर डिसलाइक करने के बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्लीज, ताकि उसको अपडेट किया जा सके अच्छे से। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो लाइक और डिसलाइक होता है ना, ये आप लोगों का फीडबैक होता है। तो लेक्चर देखने के बाद में कम से कम इतनी तो आप लोगों की रिस्पांसिबिलिटी है ये कि फीडबैक देकर जाओ, ताकि लेक्चर को उसी हिसाब से आगे लेकर चला जा सके, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।